Assalamualaikum to all of you. Our today's topic is how to pass PMS essay paper. ये क्वेश्चन बहुत सारे एस्पायरेंट्स का है कि हम पीएमएस का ऐसे पेपर जो है वो किस तरह पास कर सकते हैं। ये भी बहुत ज्यादा मतलब एक चीज जो है वो है कि हर तरफ ये बात कही जाती है कि जो पीएमएस का पेपर है ऐसे का उसको पास करना बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, इट्स नॉट बिकॉज पासिंग इट मतलब कोई इसके लिए कोई एक्सेप्शनल कैपेबिलिटीज की जरूरत नहीं होती। ठीक है, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा स्किल्स की जरूरत नहीं होती, कोई एक्स्ट्रा पोटेंशियल आपको जरूरी नहीं होता इसको करने के लिए। हाँ, लेकिन कुछ ऐसी जो है वो टेक्निक्स हैं, कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जिनके बारे में जानना जरूरी है आपका पीएमएस के ऐसे पेपर को पास करने के लिए। कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं, ठीक है, कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिनके बारे में आपको नॉलेज नहीं होगी तो आप पीएमएस का ऐसे का पेपर पास नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप उन स्किल्स के उन टेक्निक्स के बगैर पीएमएस का पेपर पास करने की ट्राई कर रहे हैं तो इट्स जस्ट लाइक अ मैन ट्राइंग टू ओपन अ लॉक विदाउट राइट की। ठीक है, एक पर्सन है वो एक लॉक को उसने ओपन करना है बट उसके पास राइट की नहीं है, उसके पास की है लेकिन वो राइट नहीं है, वो किसी और की के साथ उसको ओपन करने की ट्राई कर रहा है। तो वो अपनी चाहे जितनी फोर्स लगा दे, अपना फुल पोटेंशियल लगा दे, सब कुछ कर दे, वो उस लॉक को ओपन नहीं कर सकता बिकॉज उसके पास राइट की नहीं है। ठीक है, लेकिन एक और पर्सन है उसने भी लॉक को ओपन करना है और उसके पास राइट की है तो वो विद इन फ्यू सेकंड्स वो लॉक ओपन कर लेगा बिकॉज उसके पास राइट की है। चाहे उसके पास फोर्स नहीं है, उसके पास पोटेंशियल इतना नहीं है, लेकिन उसके पास राइट की तो है, की तो उसके पास एक्सेप्ट है ना लॉक की, तो वो लॉक को इजीली ओपन कर लेगा। बिल्कुल इसी तरह स्पाइरल्स आप लोगों के साथ भी होता है। आप लोगों के पास नॉलेज है, आपके पास जो है जो डाटा है वो आपके पास है। ठीक है, आपकी इंग्लिश स्ट्रांग है, आपका वर्ड बैंक स्ट्रांग है, आपके पास फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, लेकिन उन सारी चीजों को एग्जैक्ट वे के अंदर पुट करना आपको नहीं आता, उनका यूज आपको नहीं आता, आपके पास जो है वो राइट टेक्निक्स नहीं है। ठीक है, तो फिर उन सारी चीजों का आपको कोई फायदा नहीं है। जब तक जो है आप अपनी राइट टेक्निक्स को यूज करके अपना पीएमएस का ऐसे अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो आपके उस नॉलेज का, उन सारी चीजों का फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आप लोगों का ये बनता है कि हम जो है वो कौन सी वो टेक्निक्स हैं और किस तरह हम उनको जो है वो सीख सकते हैं। तो इसमें कुछ चंद एक जो टेक्निक्स हैं वो मैं आज आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है टॉपिक सिलेक्शन। जब आप जो है वो एग्जाम रूम के अंदर गए, एंटर हुए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको रिलैक्स रहना है। ठीक है, जो एटलीस्ट 30% हमारे पास ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो इस वजह से पास नहीं होते कि उन्होंने जो टॉपिक है वो ही राइट टॉपिक सिलेक्ट नहीं किया होता, उनकी टॉपिक सिलेक्शन ही गलत हो जाती है। ठीक है, वो एक रॉन्ग टॉपिक जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं और वो उस वजह से फेल हो जाते हैं। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर टॉपिक सिलेक्शन। ठीक है, आप लोगों ने करना क्या है कि आप लोगों ने 5 to 10 मिनट्स 5 to 10 मिनट्स जो है वो देने हैं अपने टॉपिक सिलेक्शन के प्रोसेस को। आपने 5 to 10 मिनट्स जो है वो टॉपिक सिलेक्शन पे लगाने हैं। ठीक है, इसके बजाय कि आप लोग जो है वो एक ऐसा टॉपिक चूज कर लें
कि जो 8 और 9 जितने भी टॉपिक्स आपके पास आते हैं, ऐसे कि उनमें से आप रैंडमली कोई भी उठाएं और उस पर लिखना स्टार्ट कर दें। ठीक है, आप सोचें 8 से एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स आप उस टॉपिक पे सोचें, उसको सिलेक्ट करने में टाइम लगाएं। ठीक है, उसको जो है वो आपने क्या करना है, किस तरह आपने उन रैंडम जो आपके पास ऑलमोस्ट 8 या 9 टॉपिक्स हैं, उनको रैंडमली आपने एक क्या करना है, उनमें से कोई एक टॉपिक नहीं उठा लेना। आपने क्या करना है, उन 8 और 9 टॉपिक्स में से आपने 3 to 4 टॉपिक्स जो है उनको इंसर्कल कर लेना है। 3 से 4 टॉपिक्स को आपने इंसर्कल कर लेना है। कौन से वो टॉपिक्स जिनको इंसर्कल करना है आप लोगों ने, वो टॉपिक्स जो आपको लगता है ये टॉपिक्स मेरे पास इनके बारे में डाटा है, मुझे इनके बारे में नॉलेज है, मेरे पास इनके बारे में फैक्ट्स और फिगर्स हैं, मैंने इन टॉपिक्स की पहले प्रैक्टिस की हुई है। ठीक है, आपने उन 3 to 4 टॉपिक्स जो है उनको इंसर्कल कर लेना है। फर्स्ट टाइम जब आपने करना है, उन 3 to 4 को इंसर्कल करने के बाद देन आपने उन 3 to 4 टॉपिक्स में से फिर देखना है कि इनमें से कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आपको सबसे ज्यादा आता है। ठीक है, उन शॉर्ट लिस्टेड जो टॉपिक्स हैं उनको एनालाइज करो कि इसकी कौन से टॉपिक की मैं आउटलाइंस बेटर वे में बना सकता हूँ, किसका जो है वो मेरे पास नॉलेज ज्यादा है, किसके मैंने प्रैक्टिस ज्यादा की है। तो सारी चीजें उनको जो है एनालाइज करके तो फिर उन शॉर्ट लिस्ट टॉपिक्स में से कोई एक टॉपिक जो है वो आप अपना चूज कर लो। और आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जो लिटरेरी और एम्बिगुअस टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, उनको चूज करने से अवॉइड करना है। ठीक है, उनको चूज करने से अवॉइड करना है। नेक्स्ट आपके पास है कीपिंग रेलेवेंस। नेक्स्ट स्किल आपके पास आती है कीपिंग रेलेवेंस। मीन आपने अपने टॉपिक की रेलेवेंट रहना है। What has been asked in the question statement? आपसे क्वेश्चन स्टेटमेंट के अंदर पूछा क्या गया है। बहुत सारे कैंडिडेट्स इसी वजह से फेल हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, टॉपिक में देखते हैं कि डेमोक्रेसी लिखा हुआ है, डेमोक्रेसी, वो ये नहीं पूछते आगे पीछे क्या है। उन्हें डेमोक्रेसी के बारे में जो कुछ आता है ईच एंड एवरीथिंग वो बस लिख के आ जाते हैं। वो डाटा पुट कर देते हैं ऐसे के अंदर जो कि उस टॉपिक से रिलेटेड नहीं होता, जो एग्जामिनर ने पूछा ही नहीं होता, वो वाली चीजें ऐड करके आ जाते हैं। फिर कहते हैं हमने तो बहुत ज्यादा लिखा था और उसके टॉपिक से रिलेटेड लिखा था। वो ये नहीं पढ़ते कि क्वेश्चन क्या है आपका, आपकी क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या है। तो क्वेश्चन स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना है, क्वेश्चन स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना है और फिर उसके रेलेवेंट चीजें जो है वो ऐड करनी है। बाकी जो डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग ईच एंड एवरीथिंग है वो सब कुछ पुट नहीं कर देना। जब आप ऐसे लिख रहे होते हैं तो कैंडिडेट जो है वो जर्नली अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते उसकी एग्जैक्ट जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं टॉपिक की। तो आपने रेलेवेंस कहना है, टॉपिक को क्वेश्चन को एक्सेप्ट करना है, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, क्वेश्चन स्टेटमेंट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल करने की आप लोगों ने कोशिश करनी है। आपने जब एक दफा स्टेटमेंट पढ़ी, आप लोगों ने आप लोग क्या करते हो, क्वेश्चन पढ़ा, उस पे अपने माइंड में जो है आउटलाइंस बनाना स्टार्ट कर दी लाइक डेमोक्रेसी, और ये रियलाइज नहीं करते कि भाई ये वो डेमोक्रेसी जो मैं लिख रहा हूँ मैंने और वे में हो सकता है प्रिपेयर किया हो, और उन्होंने कोई क्वेश्चन और वे में उसका वे चेंज हो। ठीक है, तो वो डिफरेंट वे के अंदर उसने पूछा हो और डिफरेंट वे में अगर पूछा गया तो उसका रिक्वायरिंग आंसर भी टोटली डिफरेंट होगा। ठीक है, एक दूसरे से उन दो डिफरेंट क्वेश्चंस के
बेशक वो दोनों ऐसे डेमोक्रेसी पे हैं, बट उनका जो रेलिवेंट उसके रिक्वायरमेंट्स हैं, उनका रेलिवेंट मटेरियल है, वो डिफरेंट होगा, टोटली डिफरेंट होगा। लाइक मैं आप लोगों को कहूँ कि यहाँ पे मैं आप लोगों को 4 टॉपिक्स बता रही हूँ, ठीक है। 4 टॉपिक्स है हमारे पास। उन 4 टॉपिक्स को अगर आप लोग देखो तो मैं आप लोगों को यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास डेमोक्रेसी एंड पाकिस्तान। डेमोक्रेसी एंड पाकिस्तान। सेकंड टॉपिक है हमारे पास डेमोक्रेसी इज इल सुटेड फॉर पाकिस्तान। डेमोक्रेसी इज इल सुटेड फॉर पाकिस्तान। तो आप लोगों ने देखना है इन 4 टॉपिक्स में जो यहाँ पे टाइप कर रही हूँ कि इन 4 टॉपिक्स को आप लोगों ने नोट डाउन करना है। ये टॉपिक्स ऐसे चारों ही डेमोक्रेसी पे हैं, बट आप लोगों ने ये देखना है कि इनमें डिफरेंस क्या है। आप लोग देखिएगा ये टोटली जो है वो इन टॉपिक्स की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट है। फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। और थर्ड वन है डेमोक्रेसी इन एन अंडर अनडेमोक्रेटिक पाकिस्तान। डेमोक्रेसी अनडेमोक्रेटिक पाकिस्तान। आप लोग नोट करो, ये हमारे पास 4 टॉपिक्स हैं, ठीक है। 4 डिफरेंट टॉपिक्स हैं। और आप लोगों ने नोट ये किया होगा कि अगर ये आ जाए तो आप लोग जिस स्टूडेंट ने डेमोक्रेसी एक दफा पढ़ा है ना, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डेमोक्रेसी आया और फौरन से स्टार्ट कर दिया उस पर लिखना। ये नहीं कि टॉपिक की रिक्वायरमेंट क्या है। डेमोक्रेसी एंड पाकिस्तान पे आप लोगों ने पाकिस्तान डेमोक्रेसी क्या है, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी की सिचुएशन क्या है, और उस पे वो सारा ऑल अबाउट लिख देना है। उसके बाद डेमोक्रेसी इज सूटेड फॉर पाकिस्तान, कि मैं पाकिस्तान के लिए डेमोक्रेसी वो इतनी फायदेमंद नहीं रही। तो इस पे आपने वो लिखना है उसके हर्डल्स क्या थे, कौन सी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स को, डेमोक्रेसी को कौन सी ऐसी हर्डल्स फेस करनी पड़ी, उसके बेनिफिट्स क्या हुए, उसके लॉसेस क्या हुए, वो किस तरह इल सूटेड थी पाकिस्तान के लिए, वो सब। उसके बाद फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, तो उसमें आप लोगों ने लिखना है कि हमारे फ्यूचर किस तरह है डेमोक्रेसी पाकिस्तान में, कि पाकिस्तान में अब जो है वो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो डेमोक्रेसी चाहती हैं, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस डेमोक्रेसी चाहते हैं, या आगे फर्दर जो हमारे फ्यूचर में वो किस तरह डेमोक्रेसी को पाकिस्तान के अंदर परवान चढ़ता हुआ आप लोग देख रहे हैं, और इसके पीछे कौन कौन सी वजूहात हैं, वो सारी चीजें। डेमोक्रेसी इन एन अनडेमोक्रेटिक पाकिस्तान के, वो जब पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉस थे और पाकिस्तान के अंदर वो एक ऐसा इरा था, तो उस तब डेमोक्रेसी किस तरह थी, उस वक्त डेमोक्रेसी की क्या सिचुएशन थी। अब ये 4 डिफरेंट टॉपिक्स हैं, इनका डाटा, इनकी रिक्वायरमेंट, इसके आंसर टोटली डिफरेंट है एक दूसरे से। तो आप लोगों ने जो टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग है कि पहले टॉपिक सिलेक्शन, फिर कीपिंग रेलेवेंस, कि आपने टॉपिक के रेलेवेंट रहना है, क्वेश्चन स्टेटमेंट के रेलेवेंट आंसर पुट करना है। तो ये आप लोगों को हाईली, मैं ये चीज हाईली एडवाइस करूंगी कि आप लोगों ने सबसे पहले आप लोग जो है टॉपिक की एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स जो है उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। उसके बाद जो है वो आंसर जो है उसको राइट करना जो है वो स्टार्ट करो।
आपका जो है एवरी सिंगल वर्ड, आपके ऐसे का एवरी सिंगल वर्ड जो है वो एग्जैक्टली आपके टॉपिक की डिमांड के अकॉर्डिंग होना चाहिए, आपके टॉपिक के डिमांड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। उसके बाद जी हम आगे, हमारा जो थर्ड इम्पोर्टेंट चीज आपके पास आती है हमारे पास, वो है मेंटेनिंग कोहेरेंस, कि आप लोग है वो कोहेरेंस को किस तरह मेंटेन कर सकते हो। एक मिनट, अब अगर हम मेंटेनिंग कोहेरेंस पे बात करें तो मेंटेनिंग बैलेंस एज वेल एज कोहेरेंस is another requirement of an impressive essay. Impressive essay की ये भी requirement है। हर ऐसे जो है, जो मैं अपने जो है एक्सपीरियंस के बेस पे आप लोगों को बताऊंगी, वो ये है कि वो 4 पार्ट्स होती हैं। उसको मेंटेन और करने के लिए, उसके अंदर कोहेरेंस पैदा करने के लिए हमारे पास 4 पार्ट्स होने चाहिए। 4 पार्ट्स जो है वो जरूरी है। फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशंस। फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशंस। सेकंड वन इज एनालिसिस ऑफ फैक्ट्स। जो फैक्ट्स आपने ऐड किए उन पे एनालिसिस, एनालिसिस आपने फैक्ट्स और फिगर्स के साथ करना है। थर्ड वन इज कॉजेस एंड इम्पैक्ट्स। पहले सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन देना है, डेफिनेशंस, उसके बारे में जो भी टॉपिक है उसके बाद आपने उस टॉपिक पे एनालिसिस करना है फैक्ट्स और फिगर्स के साथ। एनालिसिस ऑफ फैक्ट्स, फैक्ट्स और फिगर्स ऐड करने हैं उन पे, उनको एनालाइज करना है, उन पे अपना जो है एनालिसिस देना है। थर्ड नंबर पे आपने उसके काजेस और उसकी इम्पैक्ट्स ऐड करने हैं। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आपने रिकमेंडेशंस और कंक्लूजन ऐड करना है। तो आप इस वे में जाएंगे तो ऑफ कोर्स आपकी जो है वो, आपके टॉपिक के अंदर जो है वो कोहेरेंस जो है वो, बैलेंस और कोहेरेंस जो है वो बिल्कुल होगा आपके टॉपिक के अंदर। तो ये जो 4 एस्पेक्ट्स हैं मैंने आपको बताए, तो इनकी जो है वो आपने, इनको आप माइंड में रखेंगे तो आप बिल्कुल जो है वो अपने ऐसे के अंदर कोहेरेंस जो है वो उसको मेंटेन कर सकेंगे। बट कुछ हमारे पास जो है ना ऐसे भी होते हैं, ऐसे जिनके अंदर जो हमारे पास थर्ड मैंने बताया कॉजेस एंड इम्पैक्ट्स, इस पे एक स्पेशल एम्फेसिस की भी उनको जरूरत होती है। तो एक इफेक्टिव और स्कोरिंग ऐसे कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर आपको जो है वो कुछ डायग्राम्स भी ऐड करने पड़ेंगे। कुछ ऐसे ऐसे होते हैं जिनके फैक्ट्स जो मैंने आपको बताया था कॉजेज एंड इम्पैक्ट्स वाला, वहां पे आप अगर कोई चीज ऐसे डायग्राम्स वगैरह भी ऐड कर दें तो वो भी बेटर रहेगा। उसके बाद है फोर्थ हमारे पास जो स्किल होती है वो होते हैं राइटिंग आउटलाइन। राइटिंग आउटलाइन, तो जो आउटलाइंस होती हैं किसी भी ऐसे की, वो बहुत ज्यादा स्पेशल होते हैं। Outline of the essay is something very, very, very special and it deserves special attention. इसको आपने स्पेशल अटेंशन देनी है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है एक ऐसे के अंदर, राइटिंग आउटलाइन। आपने इफेक्टिव और इम्प्रेसिव आउटलाइंस जो है वो लिखनी होती हैं, वो रिक्वायरमेंट है ऐसे की। इम्प्रेसिव
और जो है इफेक्टिव, इम्प्रेसिव और इफेक्टिव आउटलाइंस जो है वो रिक्वायरमेंट होती है ऐसे की। ठीक है, आपने अपने ऐसे का इंट्रोडक्शन करवाना है ना एग्जामिनर को। ठीक है, बीइंग एसेस इंट्रोडक्शन टू एग्जामिनर, जो आउटलाइंस होती हैं वो ऑफ कोर्स वो एक जो है ना वो बहुत बड़ा इम्प्रेशन बिल्ड करती है एग्जामिनर पे। वो बहुत बड़ा जो है वो उनका माइंड सेट कर देते हैं ना, एग्जामिनर का माइंड सेट हो जाता है आपकी आउटलाइंस पढ़ के। तो ये जो है आपके सक्सेस या आपके फेलियर के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये जो फोर्थ पॉइंट है राइटिंग आउटलाइंस, आपकी जो आउटलाइंस है वो आपके फेलियर और सक्सेस में जो है वो एक की पॉइंट होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट और वैल्यूज जो है वो रोल प्ले करती हैं। तो आपने जो है आपकी जो आउटलाइंस है आपने 15 to 20% जो आपका ऐसे है, ये भी चीज मैं आपको मेंशन कर दूं कि आपके ऐसे की आउटलाइंस जो है वो 15 to 20% आपका पूरे ऐसे का 15 to 20% ऐसे की आउटलाइन होनी चाहिए। आपकी ऐसे की जो टोटल स्पेस है उसका 15 to 20% आपकी आउटलाइंस होनी चाहिए। और आपने अपनी जो आउटलाइंस हैं वो हाफ आवर के अंदर मीन 25 to 30 मिनट्स के अंदर आपने अपनी जो है वो आउटलाइंस उनको कवर करना है। अपनी आउटलाइन आपने 25 to 30 मिनट्स के अंदर लिखनी है। ठीक है, आपकी जो लैंग्वेज है आउटलाइंस के अंदर वो फॉर्मल होनी चाहिए। ग्रामेटिकली उसके अंदर मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, ग्रामेटिकली करेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, उसकी थर्ड चीज जो है वो आपकी जो है वो टून ऑफ द टॉपिक उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। आपकी आउटलाइंस जो है वो आपकी जो टॉपिक है उसकी टून के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जितने भी आपने पॉइंट्स और सब पॉइंट्स बनाए होंगे उन सबको अरेंज करके और इस वे में लिखना है कि जो आपकी आउटलाइंस हैं उनको पढ़ने के बाद एग्जामिनर जो है वो उस टॉपिक को अंडरस्टैंड कर ले, उसको पता चल जाए कि वाकई ये बच्चा जो है ये कुछ पढ़ के आया है, इसको वाकई ही इस टॉपिक के बारे में कुछ नो हाउ है, इसे इसके पास इतना डाटा था, इसके पास स्किल्स भी थी। ठीक है, आपकी आउटलाइन पढ़ के एग्जामिनर को लगे कि वो आपकी आउटलाइन पढ़े और उसको वो जो क्वेश्चन है उसको वो अंडरस्टैंड कर जाए, उसकी क्वेश्चन स्टेटमेंट को वो अंडरस्टैंड कर जाए कि वाकई जो है वो ये टॉपिक था और इस बिल्कुल रेलिवेंट चीजें लिख दी हैं। उसके अलावा आउटलाइन जो है ये कोई मूवी के ट्रेलर की तरह नहीं है कि आपने कोई चीज इधर से उठा के थोड़ी सी ऐड की, उधर से कट पीस लगाया, इधर से कट पीस लगाया, नहीं। उसकी जितने भी पार्ट्स हैं आउटलाइंस के उन्होंने उन्हें आप लोगों ने एक लॉजिकल मैनर के अंदर कनेक्ट करके, लॉजिकल मैनर के अंदर उनको कनेक्ट करके और कोहेरेंस के साथ सीक्वेंस के अंदर ऐड करना है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपकी जो फिफ्थ वन फाइनल चीज है वो है मैनेजिंग टाइम। आपने अपना टाइम मैनेज करना है। पीएमएस ऐसे की पेपर में टाइम मैनेजमेंट बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज होती है, बिकॉज इसमें हमारे पास सिर्फ 2 आवर्स होते हैं, 2 घंटे का ऐसे का पीएमएस का पेपर होता है, आपने अपना टाइम मैनेज करना होता है। एक बात आप लोगों ने अपने माइंड में बिठानी है,
के जो ऐसे का पेपर है, पीएमएस ऐसे का पेपर, इसमें अपना टाइम मैनेज जो करना होता है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए टाइम मैनेजमेंट भी। ये टाइम मैनेजमेंट किसी और पेपर के लिए इतनी इंपॉर्टेंट हो या ना हो, बट पीएमएस की जो ऐसे का पेपर है इसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपकी टाइम मैनेजमेंट पुअर होगी, आपका कोहेरेंस भी नहीं होगी आपके ऐसे में, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगी, आपकी ग्रामर मिस्टेक्स होंगी, और आप जो है ना आपकी राइटिंग भी जो है वो सही नहीं रहेगी। आपने स्टार्ट में और तरह होगी, एंड पे हो, तो आपने अपना जो है वो टाइम मैनेज करना है। टाइम मैनेजमेंट की जो स्किल्स हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी हैं ऐसे के पेपर के लिए। ठीक है, तो आपने अपने जो है टाइम मैनेजमेंट उसको भी बहुत ज्यादा जो है वो हैंडल करना है, और ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको जो है मेरा ये ओपिनियन है कि आपने टाइम मैनेज करने के लिए आपको ड्यूरिंग प्रेपरेशन आप जितनी ज्यादा जो है ना वो ऐसे प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे के टेस्ट देंगे, जितने ज्यादा ऐसे अटेम्प्ट करेंगे आपने उस टाइम के अंदर, मतलब उसका टाइम शेड्यूल के अंदर, लाइक एग्जामिनेशन कंडीशंस को अप्लाई करके, अपने उस टाइम को अप्लाई करके आप जितने ज्यादा इसके जो है वो टेस्ट देंगे, ऐसे अटेम्प्ट करेंगे विद इन गिवन टाइम, विद इन गिवन टाइम 2 आवर्स के अंदर आपने, तो जितनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी आप उतने बेटर वे में एग्जामिनेशन हॉल के अंदर अपना टाइम जो है वो मैनेज कर सकेंगे। आई थिंक आपको जो है ये पीएमएस ऐसे के बारे में जो चीजें थी वो क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, मैं जितने बेटर वे के अंदर मैं इन चीजों को आप लोगों के साथ एक्सप्लेन कर सकती थी मैंने किया। इसके अलावा आप लोगों को अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल पूछ सकती हैं। आपने बिल्कुल जो है वो ये नहीं करना कि एक चीज आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो वो आप अगेन एंड अगेन उन चीजों को पूछें। जब तक आप चीजों को आप पूछेंगे, क्वेश्चन करेंगे, आप उतने ही बेटर वे में चीजें